साथियों नमस्कार। पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू भाग 7 में आपका स्वागत है। लेखक डेविड जे स्वार्टेज ने पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू में अपनी सोच को विकसित करने के 13 सिद्धांत बतलाए हैं। उन सिद्धांतों की श्रृंखला में आज हम देखेंगे 7वां सिद्धांत, जिसका नाम है अपने माहौल को सुधारे और फर्स्ट क्लास बने। अपने माहौल को सुधारे और फर्स्ट क्लास बने। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा दिल से आग्रह है, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और इस ऑडियो को कर दे लाइक, ताकि आने वाले ऑडियो और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जी हाँ, आने वाले समस्त ऑडियो वीडियो आप तक समस्त पहुँचे, इसलिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। लीजिए चलते हैं लेखक के 7वें सिद्धांत, अपने माहौल को सुधारे और फर्स्ट क्लास बने। इस सिद्धांत के अंतर्गत लेखक कहते हैं, आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो यह आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है, परंतु वही दिमाग जब दूसरे तरीके से काम करता है तो यह आपकी पूरी तरह असफलता करा सकता है। मस्तिष्क पूरी सृष्टि में सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील यंत्र है। आइए देखें कि मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वे क्यों आते हैं। करोड़ों लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। अमेरिका को कैलोरी गिनने वाला देश कहा जाता है। हम विटामिन्स, मिनरल और दूसरे भोज्य पूरकों पर करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, और हम सब जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। पोषण पर हुए शोध से हमने यह जाना है कि शरीर को हम जो आहार देते हैं उसका शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्टेमिना, बीमारी से बचाव, शरीर का आकार, यहाँ तक कि हम कितना लंबा जिएंगे, इन सब का संबंध हमारे खान पान से होता है। शरीर वैसा ही बनता है जैसा भोजन शरीर को खिलाया जाता है। इसी तरह दिमाग वैसा ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाता है। दिमाग का भोजन पैकेटों या डिब्बों में नहीं आता और आप इसे किसी स्टोर में नहीं खरीद सकते। आपका माहौल ही आपका दिमागी भोजन है, और इसमें वे अनगिनत चीज़ें आ जाती है जिनसे आपका चेतन और अवचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किसी तरह का दिमागी भोजन करते हैं, इससे हमारी आदतें, रवैया और व्यक्तित्व निर्धारित होते हैं। इसमें से हर एक को कोई न कोई खास क्षमता विरासत में मिली है जिसका विकास हम कर सकते हैं, परंतु हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर पाते हैं यह हमारे दिमागी भोजन पर निर्भर करता है। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिस तरह की शरीर पर भोजन का पड़ता है। आपने कभी सोचा कि अगर आप अमेरिका की जगह किसी दूसरे देश में पैदा होते तो आप किस तरह के इंसान होते? आपको कौन सा खाना पसंद होता? आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते? आपको कौन से मनोरंजन ज़्यादा अच्छे लगते? आप किस तरह की नौकरी कर रहे होते? आपका धर्म कौन सा होता? आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते, परंतु एक बात तो तय है कि आप अगर किसी दूसरे देश में बड़े हुए होते तो आप एक बिल्कुल ही अलग तरह के इंसान होते। क्यों? क्योंकि आप एक अलग माहौल में रह रहे होते और आप इससे निश्चित रूप से प्रभावित हुए होते। जैसा कहा जाता है, कोई भी इंसान
अपने आसपास के माहौल का ही प्रोडक्ट होता है। इसे ध्यान से समझ ले। माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते जो आपने दूसरों से न सीखी हो। छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपकी चाल, खांसने का तरीका, कप पकड़ने का अंदाज, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़ों का शौक, सभी हमारे माहौल की देन है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा तय किया जाता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ ज़्यादा समय तक रहेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। छोटे लोगों के साथ निकट संपर्क रहने पर आपकी छोटी आदतें आ जाएगी। दूसरी ओर बड़े विचारों वाले लोगों के साथ रहने पर आपकी सोच का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। महत्वाकांक्षी लोगों के निकट संपर्क में रहने पर आप में भी महत्वाकांक्षा आ जाएगी। विशेषज्ञ सहमत है कि आप आज जिस तरह के इंसान हैं, आज आपका व्यक्तित्व या महत्वाकांक्षा या स्टेटस जैसा भी है, यह आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है। और विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आप आज से 1, 5, 10 या 20 साल बाद क्या बनेंगे, यह भी पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करता है। आप महीनों और सालों तक बदलते रहेंगे, हम इतना तो जानते ही हैं, परंतु आप किस तरह बदलेंगे यह आपके भावी माहौल पर निर्भर करता है। उस दिमागी भोजन पर निर्भर करता है जो आप अपने आप को खिलाएंगे। आइए देखते हैं कि हम संतुष्टि और समृद्धि के लिए अपने भावी माहौल को किस तरह अपने मन माफिक बना सकते हैं। पहला कदम सफलता के लिए खुद को ढाले। ऊंचे स्तर की सफलता की राह में सबसे पहली बाधा यह भावना है कि महान सफलता हमारी पहुंच के बाहर है। यह रवैया कई ढेर सारी दमनकारी शक्तियों से उपजता है जो हमारी सोच को औसत स्तर का बनाए रखती है। इन दमनकारी शक्तियों को समझने के लिए हमें अपने बचपन की तरफ नज़र डालनी होगी। बचपन में हम सभी के लक्ष्य काफ़ी ऊंचे हुआ करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही हम अनजान को जीतने की योजनाएं बनाते थे, लीडर बनने की, ऊंचे महत्व वाले पद को हासिल करने की, रोमांचक काम को करने की, अमीर और प्रसिद्धि पाने की। संक्षेप में हम चाहते हैं कि हम पहले नंबर 1 पर हो, सबसे बड़े हो, सबसे श्रेष्ठ हो और अपने अज्ञान में हम साफ रास्ता देख सकते हैं कि हम इन लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। परंतु होता क्या है, इससे पहले कि हम उस उम्र में आए जब हम अपने महान लक्ष्यों की तरफ आगे कदम बढ़ा सके, बहुत सी दमनकारी शक्तियाँ हम पर हावी हो जाती है। हर तरफ से हम सुनते हैं सपने देखना मूर्खता है और यह कि हमारे विचार अव्यावहारिक, मूर्खतापूर्ण, नादानी भरे या बकवास है कि सफल होने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, कि आप सफल तभी हो सकते हैं जब या तो आपकी किस्मत अच्छी हो या फिर आपके बहुत से महत्वपूर्ण दोस्त हो, या आप अभी ज़्यादा बूढ़े हो या आप अभी ज़्यादा युवा हो। आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं वाला प्रचार आपके दिमाग पर बमबारी करके उसे ध्वस्त कर देता है। और इसका परिणाम यह होता है कि
ज़्यादातर लोगों को 3 समूह में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला समूह जिन्होंने पूरी तरह घुटने टेक दिए। ज़्यादातर लोग अंदर से यह मान चुके कि उनके पास आवश्यक योग्यता नहीं है। असली सफलता, असली उपलब्धि दूसरों के लिए है, जो किसी मायने में आपसे ज़्यादा भाग्यवान या तकदीर वाले हैं। आप ऐसे लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वे काफ़ी देर तक आपको यह समझाते हैं कि वे अपने जीवन से क्यों संतुष्ट है और वे सचमुच कितने खुश हैं। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है जिसकी उम्र 32 साल है। उसने अपने आप को एक सुरक्षित परंतु औसत नौकरी के पिंजरे में कैद कर लिया है और कुछ समय पहले उसने मुझे घंटों तक यह समझाया कि वह अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट है। उसने तर्क दिए, बड़े बड़े और बड़े अच्छे तर्क दिए, परंतु वह जानता था कि यह हकीकत नहीं है। दरअसल वह चाहता तो यह था कि उसे भी चुनौतीपूर्ण स्थितियां मिले, जिनका सफलतापूर्वक सामना करके वह आगे बढ़ सके और अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। परंतु दमनकारी शक्तियों की बहुतायत के कारण उसे इस बात का विश्वास हो चला था कि वह बड़े काम करने के काबिल नहीं है। यह समूह वास्तव में उस नौकरी बदलने वाले समूह का ठीक उल्टा है, जो अपनी हर नौकरी से असंतुष्ट रहता है और लगातार नौकरियां बदलता रहता है। अपने आप को किसी खोल में बंद कर लेना, जिसे एक ऐसी कब्र कहा गया है जिसके दोनों सिरे खुले हैं, भी उतना भी बुरा हो सकता है जितना कि बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकना, यह आशा करना कि अवसर कहीं से आकर आपसे टकरा जाएगा। दूसरा समूह वे लोग जिन्होंने आंशिक रूप से समर्पण किया है। दूसरा परंतु कुछ छोटा समूह वयस्क जीवन में जब प्रवेश करता है तो उसे सफलता की काफ़ी आशा होती है। ऐसे लोग अपने आप को तैयार करते हैं, वे मेहनत करते हैं, वे योजना बनाते हैं, परंतु 1 या 2 दशक बाद उनकी प्रेरणा की आग जमाने की नकारात्मक हवाओं से बुझने लगती है। ऊंचे पदों के लिए प्रतियोगिता करने का उनका उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। यह समूह तब फैसला करता है कि महान सफलता उनकी पहुंच के बाहर है। वे यह तर्क देते हैं, हम औसत व्यक्ति से ज़्यादा कमा रहे हैं और हम औसत व्यक्ति से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम हमेशा कोल्हू के बैल की तरह क्यों जुते रहे। वास्तव में इस समूह ने भी अपने भीतर कुछ डर बिठा लिए हैं। असफलता का डर, सामाजिक निंदा का डर, असुरक्षा का डर, जो है उसे खो देने का डर। यह लोग संतुष्ट नहीं होते क्योंकि अंदर से वे जानते हैं कि उन्होंने समर्पण कर दिया है। इस समूह में कई प्रतिभाशाली बुद्धिमान लोग होते हैं जो जिंदगी की राह में सिर्फ इसलिए घिसटते हुए चलते हैं क्योंकि वे खड़े होकर दौड़ने से डरते हैं। तीसरा समूह वे लोग जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। यह समूह जिसमें शायद 2 या 3% लोग ही आते होंगे, अपने दिमाग में निराशा को कभी हावी नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति दमनकारी शक्तियों के सामने समर्पण नहीं करता। वह घुटने के बल चलने में विश्वास नहीं करता। इसके बजाय यह लोग सफलता की सांस लेते हैं, सफलता का जीवन जीते हैं। यह समूह सबसे सुखी होता है क्योंकि इसकी उपलब्धियां सबसे ज़्यादा होती है। ये लोग
चोटी के सेल्समैन, एग्जीक्यूटिव और हर क्षेत्र के लीडर बन जाते हैं। इन्हें अपना जीवन रोमांचक, प्रेरक, बहुमूल्य और महत्वपूर्ण लगता है। यह लोग हर दिन नया स्वागत करते हैं, दूसरे लोगों के साथ उत्साह से मिलते हैं और हर दिन का पूरी तरह आनंद उठाते हैं। हम ईमानदारी से सोचे, हम सभी तीसरे समूह में होना पसंद करेंगे, ऐसे समूह में जिसे हर साल ज़्यादा बड़ी सफलताएं मिलती जाती है, ऐसे समूह में जहां बड़े काम होते हैं और उनके बड़े परिणाम मिलते हैं। इस समूह में आने और बने रहने के लिए हमें अपने माहौल के दमनकारी प्रभावों से जूझना होगा। अगर आप यह जानना चाहें कि आपको पहले और दूसरे समूह के लोग किस तरह पीछे खींचते हैं, तो आप इस उदाहरण का अध्ययन करें। मान लीजिए आप अपने औसत दोस्तों से पूरी गंभीरता से यह कहे, किसी न किसी दिन मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर दिखाऊंगा। यह सुनकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके दोस्त शायद यह सोचेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं, और अगर उन्हें यकीन हो जाए कि आप गंभीर हैं तो शायद वे यह कहेंगे, नादान आदमी, तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। आपकी पीठ पीछे वे तो यहाँ तक कहेंगे कि आपके दिमाग के पेच ढीले हो गए हैं या आपका दिमाग खिसक गया है। अब हम यह मान लें कि आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट से यही बात इतनी ही गंभीरता से कहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? चाहे जो हो, एक बात तो पक्की है, वह हंसेगा नहीं। वह आपकी तरफ गौर से देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह आदमी गंभीर है? परंतु वह, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, हंसेगा नहीं, क्योंकि बड़े लोग बड़े विचारों पर हंसा नहीं करते। या मान ले आप औसत लोगों से यह कहे कि आपकी योजना $50,000 का घर खरीदने की है, तो वे आप पर हंस सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यह असंभव है। परंतु आप अगर यह योजना किसी ऐसे व्यक्ति को बताए जो $50,000 के घर में रह रहा हो, तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। वह जानता है कि यह असंभव नहीं है, क्योंकि वह ऐसा कर चुका है। याद रखें, जो लोग आपको बताते हैं कि इसे किया नहीं जा सकता, वे उपलब्धियों के मामले में हमेशा असफल लोग होते हैं, हमेशा औसत लोग होते हैं। इन लोगों के विचार जहर की तरह होते हैं। जो लोग आपको यह समझाना और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, आपको उन लोगों के खिलाफ अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए। नकारात्मक सलाह को केवल चुनौती के रूप में स्वीकार करें और आप उस काम को करके दिखा दें। इस बारे में बेहद सावधान रहे, नकारात्मक सोच वाले लोगों को अपनी सफलता की योजना बदलने का मौका न दें। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं और उन्हें दूसरों का बना बनाया खेल बिगाड़ने में बड़ा मज़ा आता है। कॉलेज में मैं 2 सेमेस्टर में WW के साथ था। वह एक अच्छा दोस्त था जो आपको कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत कर्ज दे दिया करता था या दूसरे तरीके से भी मदद किया करता था। इन अच्छी आदतों के बावजूद W जिंदगी के प्रति निराशावादी और कटु था। उसे अपना भविष्य पूरी तरह अंधकारमय नजर आता था। उससे सफल होने का कोई मौका नहीं दिखता था। उसकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक थी। उस समय मैं अखबार की एक कालमिस्ट का दीवाना हुआ करता था। यह कालमिस्ट आशावादी थी,
सकारात्मक रवैये वाली थी और मानती थी कि जिंदगी में अवसरों की कोई कमी नहीं है। जब भी डब्ल्यू मुझे इस कालमिस्ट के लेख पढ़ते हुए देखता या जब भी चर्चा में उसका नाम आता था तो वह कहता था, भगवान के लिए देव मुख्य पृष्ठ पढ़ो, वही तुम्हें जिंदगी की सच्चाई नजर आएगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह आशावादी कालमिस्ट कमज़ोर लोगों के दिमाग को बहला फुसलाकर अपने पैसे कमा रही है। जब भी हमारी चर्चा जिंदगी में सफलता हासिल करने के बारे में हुआ करती थी तो डब्लू पैसा कमाने का अपना फार्मूला बताता। उसके शब्दों में फार्मूला था, देव पैसा कमाने के आजकल 3 रास्ते हैं। पहला, अमीर औरत से शादी कर लो। दूसरा, अच्छे साफ सुथरे ढंग से कानूनी तरीके से धोखा देना सीख जाओ। तीसरा तरीका यह कि सही लोगों से जान पहचान कर लो जिनकी अच्छी पकड़ हो। डब्लू हमेशा अपने फार्मूले को सही साबित करने के लिए ढेरों उदाहरण दिया करता था। मुख्य पृष्ठ पर छपी खबरों का हवाला देते हुए वह बताता था कि हजारों लेबर लीडर्स में से एक लीडर ने अपनी यूनियन के पैसे का गबन किया और रफू चक्कर हो गया। वह उस दुर्लभ खबर की तलाश भी किया करता था कि किस तरह एक फल बेचने वाले ने करोड़पति लड़की से शादी कर ली और वह एक ऐसे आदमी को जानता था जिसका परिचित एक बड़े आदमी का परिचित था और इस कारण उसे एक बड़ा मौका हाथ लग गया और वह अमीर बन गया। डब्लू मुझसे कई साल बड़ा था और उसे इंजीनियरिंग की कक्षाओं में अच्छे नंबर मिला करते थे। मैं उसे बड़े भाई की तरह मानता था। मैं इस बात के बहुत करीब आ गया था कि अपने मूलभूत विश्वासों पर उसकी विचारधारा को हावी हो जाने दूं और अपनी सकारात्मक विचारधारा को उसकी नकारात्मक विचारधारा से प्रभावित हो जाने दूं। सौभाग्य से एक शाम डब्लू से लंबी चर्चा के बाद मैंने खुद को संभाला। मुझे यह एहसास हुआ कि असफलता की आवाज़ सुन रहा था। मुझे यह लगा कि डब्लू मुझे नहीं समझा रहा है बल्कि अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि उसकी सोच सही है। इसके बाद मैं डब्लू को एक नए अंदाज में देखने लगा, जैसे कोई मनोवैज्ञानिक प्रयोग करते समय किसी चूहे को देखता है। उसकी बातों को मानने के बजाय मैंने उसका अध्ययन शुरू किया। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ऐसी विचारधारा क्यों थी और उसकी यह नकारात्मक सोच उसे कहाँ ले जाएगी। मैंने अपने नकारात्मक दोस्त को एक व्यक्तिगत प्रयोग में बदल दिया। मैं डब्ल्यू से 11 साल से नहीं मिला, परंतु मेरा एक दोस्त उससे कुछ महीने पहले मिला था। डब्ल्यू वाशिंगटन में एक कम तनख्वाह वाला ड्राफ्टमैन है। मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या डब्ल्यू में कोई बदलाव आया है। नहीं, अगर कोई बदलाव आया है तो सिर्फ यही कि वह पहले से ज़्यादा नकारात्मक हो गया है। वह जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेल रहा है। उसके 4 बच्चे हैं। उसकी कम तनख्वाह में उनका ठीक से गुजारा नहीं हो पाता। डब्ल्यू में इतना दिमाग है कि वह इससे 5 गुना ज़्यादा कमा सकता है, परंतु उसे यह नहीं मालूम कि इस दिमाग का किस तरह उपयोग किया जाए। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं। कुछ नकारात्मक लोग, जैसे मेरा दोस्त डब्ल्यू, दिल के साफ होते हैं और आपका भला करना चाहते हैं, परंतु कई नकारात्मक लोग आपसे जलते हैं। चूँकि वे खुद जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, इसलिए वे आपको भी गिराना चाहते हैं। वे खुद को अयोग्य समझते हैं, इसलिए वे आपको भी अपनी तरह अयोग्य और औसत बनाना चाहते हैं। बेहद सावधान रहे। नकारात्मक लोगों का अध्ययन करें, उन्हें अपनी सफलता की योजना नष्ट न
करने दे। लेखक आगे कहते हैं, हर किसान जानता है कि अगर वह खेत में खाद डालेगा तो फसल ज़्यादा पैदा होगी। अगर हम बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं तो हमारी सोच को भी अतिरिक्त पोषण की ज़रूरत होती है। मेरी पत्नी और मैं पिछले महीने एक डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक की पार्टी में गए। मेरी पत्नी और मैं उससे बात करने के लिए थोड़ा रुक गए, जबकि बाकी लोग वहाँ से चले गए। मैंने स्टोर के मालिक से पूछा, शाम से ही मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता था कि आपने हम लोगों को इस पार्टी में क्यों बुलाया। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ पर आपके प्रोफेशन से संबंधित लोग ही होंगे, परंतु आपके अतिथि तो अलग अलग व्यवसाय से संबंधित थे। कोई लेखक था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई अकाउंटेंट था या कोई टीचर। वह मुस्कुराया। हम अक्सर अपने प्रोफेशन के लोगों को पार्टी देते हैं, परंतु हेलेन और मैं यह भी पसंद करते हैं कि हम ऐसे लोगों से भी मिले जिनका प्रोफेशन अलग हो। मुझे लगता है कि अगर हम केवल अपने ही व्यवसाय के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो हमारी मानसिकता संकुचित हो जाएगी। इसके अलावा उसने आगे कहा, मेरा बिजनेस लोगों से जुड़ा बिजनेस है। हर दिन हर प्रोफेशन के हजारों लोग मेरे स्टोर में सामान खरीदते हैं। दूसरे लोगों के बारे में मैं जितना ज़्यादा जानूँगा, उनके विचार, उनकी रुचियाँ, उनका दृष्टिकोण, मुझे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं उन्हें उसी तरह की सेवा और सामान दे पाऊँगा जो वे चाहते हैं। कुछ नियमों का पालन करके आप भी अपने सामाजिक माहौल को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं, जिसमें पहला उपाय लेखक बता रहे हैं, नए समूह में जाए। अपनी सामाजिक गतिविधियों को किसी छोटे समूह में सीमित रखने से बोरियत और असंतुष्टि होती है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि सफलता के लिए लोगों को समझाना जरूरी होता है। हर तरह के लोगों के बारे में जाने, उनसे सीखे, उनका अध्ययन करें। केवल एक समूह का अध्ययन करके लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने का विचार उसी तरीका है जिस तरह एक छोटी सी पुस्तक पढ़कर गणितज्ञ बनने का विचार। नए दोस्त बनाएं, नए संगठनों में शामिल हो, अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं। इसके अलावा अलग अलग लोगों से मिलने से आपके जीवन का आनंद बढ़ जाता है और आपकी सोच व्यापक होती है। यह आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा भोजन है। दूसरी बात, ऐसे दोस्त चुनें जिनके विचार आपसे अलग हो। आज के आधुनिक युग में संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति भविष्य बहुत उज्जवल नहीं कर सकते। जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण पद उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो दोनों पहलुओं को देख सकता है। अगर आप रिपब्लिक है तो आपके कुछ दोस्त डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और अगर आप डेमोक्रेटिक है तो आपके कुछ दोस्त रिपब्लिक होने चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों से मिले, उनके विपरीत स्वभाव के लोगों से दोस्ती करें, परंतु इस बात को सुनिश्चित कर ले कि उनकी मानसिकता भी प्रगतिशील हो, उनमें भी सफलता की चाहत हो। तीसरी बात, ऐसे दोस्त चुनें जो छोटी महत्वहीन बातों से ऊपर उठ सकते हो। जो लोग आपके विचारों या आपकी चर्चा के बजाय आपके घर के सामान या सजावट में रुचि लेते हैं, वे छोटी मानसिकता के लोग होते हैं। अपने मनोवैज्ञानिक माहौल की रक्षा करें। ऐसे दोस्त चुनें जो सकारात्मक चीज़ों में रुचि रखते हो। ऐसे दोस्त चुनें जो आपको सचमुच सफल देखना चाहते हो। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी योजनाओं और आदर्शों में उत्साह भर दे। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप घटिया सोच वालों को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाते हैं, तो आप भी धीरे धीरे एक घटिया चिंतक में
बदल जाते हैं। हमारे देश में जहर का बहुत ध्यान रखा जाता है, शारीरिक जहर का। हर रेस्टोरेंट फूड पॉइजनिंग के बारे में सतर्क रहता है। अगर किसी रेस्टोरेंट में ऐसे एक दो मामले हो जाए तो फिर ग्राहक वहां जाना छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों कानून हैं जिनमें जनता को सैकड़ों तरह की शारीरिक जहर से सुरक्षा दी जाती है। हमें जहर को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। हम शारीरिक जहर से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और हमें करना भी चाहिए। परंतु एक और तरह का जहर होता है जो शायद शारीरिक जहर से थोड़ा ज़्यादा हानिकारक होता है, विचारों का जहर, जिसे गपशप कहा जाता है। विचारों के जहर और शारीरिक जहर में दो अंतर होते हैं। वैचारिक जहर दिमाग को प्रभावित करता है, शरीर को नहीं। इसके अलावा यह ज़्यादा सूक्ष्म होता है। जिस व्यक्ति को वैचारिक जहर दिया जा रहा है आमतौर पर उसे इस बात का पता ही नहीं चलता। वैचारिक जहर सूक्ष्म होता है परंतु इससे बड़ी चीज़ें हो जाती है। यह हमारी सोच का आकार घटाता है क्योंकि हम अपनी सोच को छोटी महत्वहीन बातों पर केंद्रित करने लगते हैं। यह लोगों के बारे में हमारी सोच को उथला और घटिया कर देती है क्योंकि इसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और यह हम में अपराध बोध भी पैदा कर देता है, जो तब साफ दिखाई दे जाता है जब हम उस व्यक्ति के सामने आते हैं जिसके बारे में गपशप की जा रही है। वैचारिक जहर में सही सोच 0% होती है और 100% गलत सोच होती है। और यह बात सही नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही गपशप में मजा लेती है। हर दिन बहुत सारे पुरुष गपशप करते नजर आते हैं, वैचारिक जहर के माहौल में रहते नजर आते हैं। हर दिन हजारों गप्पे होती है जिनका विषय होता है बास की वैवाहिक या आर्थिक कठिनाई, बिल की बिजनेस में आगे निकलने की तोड़जोड़, जान के ट्रांसफ़र की संभावना, टाम का प्रमोशन की संभावना और उन्होंने उस नए व्यक्तित्व को क्यों रखा। गपशप इस तरह की चलती है। मैंने सुना है, नहीं, क्यों, इससे मैंने हैरानी नहीं हुई, उससे साथ तो यह होना ही था, किसी को बताना नहीं, यह गोपनीय है। बातचीत हमारे मनोवैज्ञानिक माहौल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुछ चर्चाएं स्वस्थ होती है, इनसे आपको प्रोत्साहन मिलता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप वसंत की कुनकुनी धूप में टहल रहे हो। कुछ चर्चाओं से आपको विजेता होने का एहसास होता है, परंतु कई बार चर्चा इस तरह की होती है जैसे आप किसी जहरीले रेडियो एक्टिव बादल से गुजर रहे हो। इससे आपको बीमारी का एहसास होने लगता है, इससे आप हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। गपशप लोगों के बारे में नकारात्मक चर्चाएं हैं और वैचारिक जहर का शिकार व्यक्ति यह समझता है कि उसे इसमें मज़ा आ रहा है। वह लोगों के बारे में नकारात्मक बातें सोच सोचकर एक किस्म का जहरीला आनंद लेता है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि ऐसा करने से वह सफल लोगों की नज़रों में लगातार छोटा होते जा रहा है, उनका उस पर से भरोसा कम होता जा रहा है। एक बात अच्छी तरह समझ ले, हर तरह की चर्चा गपशप नहीं होती। कई बार इधर उधर की चर्चा, हंसी मजाक, हल्का फुल्का मनोरंजन जरूरी होता है, उससे दिमाग तरोताज़ा होता है। परंतु शर्त यह है कि यह रचनात्मक होना चाहिए। आप इस टेस्ट से यह जान सकते हैं कि आप कितना गपियाते हैं या गप आपकी कितनी रुचि है। जिसमें पहली बात है, क्या मैं दूसरे के बारे में अफवाह फैलाता हूँ? दूसरी बात, क्या मैं दूसरों के बारे में
अच्छी बातें कहता हूँ? तीसरी बात, क्या मुझे स्कैंडल सुनना अच्छा लगता है? चौथी बात, क्या मैं केवल तथ्यों के आधार पर ही किसी का मूल्यांकन करता हूँ? पांचवी बात, क्या मैं दूसरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि वे मुझे अफवाहें सुनाएं? छठी बात, क्या मैं अपनी चर्चा को इस बात से शुरू करता हूँ, देखना किसी से कहना नहीं? क्या मैं गोपनीय जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखता हूँ? सही जवाब क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है। इस भाग के अंत में लेखक सफलता का माहौल तैयार करने के और कुछ सूक्ष्म उपाय बता रहे हैं, जिसमें पहला, माहौल के प्रति सचेत बने। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, उसी तरह अच्छे विचार आपके मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। दूसरी बात, अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाएं, अपना विरोधी नहीं। दमनकारी शक्तियाँ, नकारात्मक लोग, आप ऐसा नहीं कर सकते कहने वाले लोगों को अपना हौसला पस्त न करने दे। तीसरी बात, छोटी सोच वाले लोगों के चक्कर में ना आए। ईर्ष्यालु लोग तो चाहते ही है कि आप आगे न बढ़ पाए, उन्हें खुश होने का मौका न दे। चौथी बात, सफल लोगों से सलाह ले, आपका भविष्य महत्वपूर्ण है। फोकटिया सलाहकारों के सलाह लेने का जोखिम बिल्कुल भी न ले। पांचवी बात, बहुत सी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करे, नए समूहों में जाए ताकि आपको नए कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त हो सके। छठी बात, अपने माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें, गपशप से, परनिंदा से बचे। लोगों के बारे में बातें करें परंतु सकारात्मक पहलू से। सातवीं बात, अपने हर काम में फर्स्ट क्लास रहे। आप दूसरे किसी तरीके से काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। तो लीजिए, यह था पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू का भाग 7, जिसमें हमने देखा अपने माहौल को कैसे सुधारे और फर्स्ट क्लास कैसे बने। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक पुनः गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि बड़ी सोच को विकसित करने तथा एक विशिष्ट जीवन को जीने के लिए जिन महत्वों की आवश्यकता होती है, ऐसे ऑडियो और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो और ऑडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।